ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज का लास्ट लेक्चर आज है। हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस कर लिया है। रेस्पिरेटरी आर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे थे। और कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ भी लिया है क्या कि लगभग 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आती है तो आरबीसी के अंदर जा करके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेती है। उसके बाद ये घटना होती है टिश्यू के सरफेस पर, लंग्स के सरफेस पर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के एल्वेलाई पर रिलीज हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। CO2 के ट्रांसपोर्ट के 3 पार्ट हैं। 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ है, लगभग 70% के आसपास बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है और 7% के आसपास डिजॉल्व है। तो जो 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होना है पहले वो पढ़ेंगे और फिर 7% वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइड हेडिंग डालिए CO2 ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट आयन SO3 माइनस CO2 ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अभी लिखिएगा नहीं, जरा देख लीजिए फिर आराम से लिखिएगा। इधर देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई भी लिखिएगा नहीं, टिश्यू है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों होती है? तो भाई टिश्यू वो जगह होती है जहां O2 का इस्तेमाल करके ग्लूकोज वगैरह ब्रेकडाउन होते हैं और उसी से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो भाई जहां बनेगी वहीं से रिलीज होगी। तो CO2 पर कैटाबोलिक रिएक्शन हुई, टिश्यू पर कैटाबोलिक रिएक्शन हुई और वहां से CO2 निकला और निकल के ये ब्लड में आ गया। ये मान लेते हैं ब्लड है और ब्लड वेसल के अंदर जब CO2 पहुंचा तो अंदर CO2 दो जगह होगा भाई। एक ऑप्शन ये है कि ये आरबीसी के अंदर जाए और दूसरा ऑप्शन है कि ये प्लाज्मा में होगा। आरबीसी के अंदर गया, हीमोग्लोबिन से जुड़ा, कार्बामिना हीमोग्लोबिन बना, वो कहानी हम पढ़ चुके हैं। अभी हमको दूसरी कहानी पढ़नी है। तो दूसरी कहानी देखो क्या है, ध्यान सुनिएगा। बहुत सारा CO2 जो आरबीसी के अंदर गया है वो हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ता है। ये मान लेते हैं आरबीसी है और ये उसके अंदर का हीमोग्लोबिन है। अभी हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं कि आरबीसी अंदर जा करके हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारा CO2 हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ता है। तो जो हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ेगा उसका क्या होगा वो देखिएगा। देखिए उसका क्या होगा, वो आरबीसी के अंदर जा करके वाटर से रिएक्शन कर लेगा और वाटर से रिएक्शन करके बना लेगा H2CO3 और H2CO3 टूट जाएगा H+ और SCO3 माइनस। ध्यान सुनिएगा, ये जो रिएक्शन है ये प्लाज्मा में भी होती है, ये रिएक्शन आरबीसी पर भी होती है और इस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। अभी लिखिएगा नहीं, अभी कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में अलग से भी कुछ बातें पढ़ेंगे, अभी जनरल सुनेंगे। आरबीसी के अंदर CO2 गया या प्लाज्मा में CO2 रह गया, दोनों जगह ये रिएक्शन होगी। CO2 और वाटर जुड़ेंगे, H2CO3 बनेगा, SCO+ अलग हो जाएगा, SCO3- अलग हो जाएगा। अगर प्लाज्मा में बना है
तो प्लाज्मा में SCO3 माइनस हमको मिलेगा ही। लेकिन यदि आरबीसी के अंदर बना है तो आरबीसी के अंदर गई थी क्या, CO2, लेकिन आरबीसी के निकल आएगी बाहर SCO3 माइनस। तो CO2 अंदर गई, ये रिएक्शन हुई और क्या बना, बाइकार्बोनेट बना, और ये आरबीसी के बाहर आ गया। तो आरबीसी के बाहर भी क्या आ गया, SCO3 माइनस। और प्लाज्मा में अगर रिएक्शन हुई है तब तो कोई बात ही नहीं, वो प्लाज्मा में ही SCO3 माइनस बना। चाहे ये वाला SCO3 माइनस हो और चाहे ये वाला SCO3 माइनस हो, ये क्या करेंगे, ये सोडियम से जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ जाएंगे, सोडियम से, और क्या बना लेंगे, NaHCO3 बना लेंगे। ये घटना ब्लड के अंदर ही हुई है। अब देखिएगा, ये प्लाज्मा धीरे धीरे टहलते 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 टहलते, जिस प्लाज्मा में क्या पड़ा है, सोडियम बाइकार्बोनेट पड़ा है, ये धीरे धीरे टहलते 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 कहाँ पहुंचेगा, लंग्स की सरफेस पर। और लंग्स की सरफेस पर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। SCO3 माइनस और H प्लस आपस में, पहले ये दोनों अलग होंगे, अलग होने का मतलब सोडियम अलग हो जाएगा और HCO3 माइनस अलग हो जाएगा। अब इस SCO3 माइनस का हाल देखिएगा, ये SCO3 माइनस फिर से आरबीसी के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, आरबीसी के अंदर चला जाएगा, और अंदर जाकर के यही रिएक्शन रिपीट कर लेगा। क्या, SCO3 माइनस अंदर जाके H प्लस से जुड़ेगा, H2CO3 बनेगा, ये टूटेगा, वाटर बनेगा, CO2 बनेगा। तो अब जब CO2 बनेगा तो आरबीसी के बाहर क्या निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगी, और ये CO2 बाहर निकल के कहां चली जाएगी, लंग्स में। तो देखो पूरी कहानी कैसे है, टिश्यू से CO2 निकला, ब्लड में आया, ब्लड में CO2 दो जगह है, आरबीसी में अंदर चला गया और प्लाज्मा में है। चाहे आरबीसी के अंदर गया हो चाहे प्लाज्मा में, काम एक ही होगा, क्या, ये रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, SCO3 माइनस। अगर प्लाज्मा में बना है तब तो SCO3 माइनस प्लाज्मा में ही पड़ा है, लेकिन अगर आरबीसी के अंदर बना है तो फिर बाहर निकल के आएगा, बाहर निकल के आएगा तो भी प्लाज्मा पहुंच जाएगा, और किससे जुड़ जाएगा, सोडियम से जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये टहलते 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 कहाँ पहुंचा, लंग्स की सरफेस पर। लंग्स की सरफेस पर सोडियम अलग हो जाएगा और SCO3 माइनस अलग हो जाएगा, और जैसे ये अलग होगा ये SCO3 माइनस किसके अंदर चला जाएगा, आरबीसी के अंदर, और जा करके ये रिएक्शन रिवर्स कर लेगा। रिवर्स करने का मतलब H प्लस से जुड़ेगा, H2CO3 माइनस बनेगा, और फिर ये CO2 बना लेगा। अब जब CO2 बन जाएगा आरबीसी के अंदर तो उसके बाहर क्या निकलेगा, CO2 ही निकलेगा, और निकल के कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। ठीक है, हाँ, अगर ये प्लाज्मा वाला था तो प्लाज्मा में भी रिएक्शन हो जाएगी। इधर की तरफ भी रिएक्शन होने के लिए एंजाइम क्या लगता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, या हम सब लोग को सोचना चाहिए कि भाई जब SCO3 माइनस को प्लाज्मा में ही आना था तो आरबीसी के अंदर बनने की क्या जरूरत थी। जब उसको प्लाज्मा में ही तैरना है तो फर्जिम CO2 आरबीसी के अंदर जाए, फिर अंदर रिएक्शन करे, बाइकार्बोनेट बने, और फिर प्लाज्मा में आए। और रिएक्शन भी ये प्लाज्मा में हो सकती है भाई, रिएक्शन अगर प्लाज्मा में ना हो सकती होती तब तो चलो ठीक है भाई, आरबीसी के अंदर चलो। रिएक्शन प्लाज्मा में हो सकती है, फिर भी आरबीसी के अंदर घुसे और क्या बनाए, SCO3 माइनस बनाए, और फिर आरबीसी से बाहर निकले। चलो निकल आए तो फिर बाहर ही रहो, यहाँ देखो फिर अंदर गए, फिर रिएक्शन रिवर्स किए, फिर CO2। तो ये अंदर बाहर क्यों कर रहे हैं आरबीसी में, तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये रिएक्शन दोनों जगह हो सकती है, आरबीसी में भी हो सकती है, प्लाज्मा में भी हो सकती है, लेकिन इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो आरबीसी में भी है, प्लाज्मा में भी है, लेकिन उसकी लार्ज क्वांटिटी या उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ है, आरबीसी के अंदर है। प्लाज्मा में ये एंजाइम ही बहुत कम पाया जाता है। तो भाई जितना एंजाइम था उतनी रिएक्शन कहाँ हो जाएगी, प्लाज्मा में, और बाकी कहाँ होगी, आरबीसी के अंदर। तो चूंकि ये एंजाइम आरबीसी के अंदर ज्यादा है तो मजबूरी में CO2 को अंदर जाना पड़ा और क्या बनाना पड़ा, SCO3 माइनस, वरना ये SCO3 माइनस कहाँ बनता, प्लाज्मा में ही बन जाता। बात समझ में आई।
तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ कहाँ है? आरबीसी में भी है, प्लाज्मा में भी है। ज्यादा कहाँ है? आरबीसी में है। तो रिएक्शन ज्यादा कहाँ होगी? आरबीसी में होगी। वरना अगर प्लाज्मा में टोटल होता तो ये रिएक्शन कहाँ होती? प्लाज्मा में होती। जनरल बात समझ में आई है? दो तीन बातें और अभी हैं, बताएंगे, पहले देख लीजिए जरा। क्या? टिश्यू, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ब्लड में आया। ब्लड में CO2 दो जगह है, आरबीसी में भी और प्लाज्मा में भी। चाहे आरबीसी के अंदर हो चाहे प्लाज्मा पे हो, दोनों जगह क्या होगा? ये वाटर से जुड़ेगा, H2CO3 बनाएगा, H+ बनेगा, HCO3- बनेगा। रिएक्शन जब इधर को होगी तो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज लगेगा। ठीक है। चाहे आरबीसी के अंदर गए लेकिन क्या बना? बाइकार्बोनेट बना, आरबीसी के बाहर आया। आया तो प्लाज्मा में ही ना। प्लाज्मा में किससे जुड़ गया? सोडियम से। क्या बना लिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जाएगा कहाँ? लंग्स के सरफेस पर। सोडियम अलग, बाइकार्बोनेट अलग। बाइकार्बोनेट फिर से आरबीसी के अंदर गया, रिएक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। क्या बना? CO2 बन गया। CO2 बनेगा तो बाहर निकल के कहाँ चला जाएगा? लंग्स। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, ये रिएक्शन इधर को होती है कहाँ? टिश्यू के सरफेस पर। कहाँ? टिश्यू के सरफेस पर। और ये रिएक्शन इधर को होती है कहाँ? क्यों? तो केमिस्ट्री में बताया गया होगा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, अगर उसमें आप रिएक्टेंट बढ़ा दो, अगर आप उसमें रिएक्टेंट बढ़ा दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगती है, और रिएक्टेंट घटा दो तो बैकवर्ड चलने लगती है। तो देखो होता क्या है, टिश्यू पर CO2 क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अगर CO2 ज्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और लंग्स पर CO2 कम होती है, तो अगर इसको हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगी? बैकवर्ड नहीं हो जाएगी। तो दो क्वेश्चन याद आ गया। टिश्यू पर रिएक्शन फॉरवर्ड होती है क्योंकि CO2 क्या होता है? ज्यादा होती है, तभी HCO3- बनता है। और लंग्स पर CO2 कम होती है, रिएक्शन बैकवर्ड होती है, और क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। एक और सवाल, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला सवाल, एंजाइम ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट कौन है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक क्वेश्चन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में और प्लाज्मा में। कहाँ ज्यादा पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है? आरबीसी में ज्यादा है, प्लाज्मा में कम है। ये रिएक्शन को फॉरवर्ड कराता है कि बैकवर्ड कराता है? रिएक्शन को फॉरवर्ड कराता है कि बैकवर्ड कराता है? तो कहोगे ये फॉरवर्ड भी कराता है और बैकवर्ड भी कराता है। इतना लिखो पहले। तो लिखो पहली बात। यहां तक सबका हो गया छोटू? तो पहली बात लिखिए, एट टिश्यू, टिश्यू पर क्या होगा? तो लिखिए हाई CO2 होगी। और हाई CO2 अगर जब होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड? रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। और होगा क्या? CO2 कंबाइन करेगा किससे? वाटर टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है। लेकिन लंग्स की सरफेस पर क्या होगा? लो CO2 होगी, और अगर CO2 लो है तो रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड होगी। और बाइकार्बोनेट आयन H+ से कंबाइन करके क्या बना लेंगे? CO2 बना लेंगे। ठीक है। फिर आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम।
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से जुड़े 3-4 क्वेश्चन। पहला सवाल है, यही है एंजाइम ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट। कोई दिक्कत? ये प्रोसीड रिएक्शन फॉरवर्ड एंड क्या बैकवर्ड। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन बोथ, कहां? आरबीसी एंड प्लाज्मा। मैक्सिमम कहां है? मैक्सिमम इन आरबीसी। और लीस्ट अमाउंट कहां है, या सबसे कम कहां है? प्लाज्मा। CO2 के ट्रांसपोर्ट में एक स्पेशल फिनोमेना होता है जिसको हैम्बर्गर फिनोमेना, या इसी को क्लोराइड आयन शिफ्टिंग कहते हैं। इसमें बहुत पहले स्पेशल सवाल पूछ लिया गया था, क्वेश्चन पूछा था रिवर्स हैम्बर्गर फिनोमेना। तो रिवर्स तो बहुत दूर की बात है, पहले असली चीज तो पता चले, रिवर्स बाद में पता चल जाएगी। देखो क्या है, तो जितनी बात आपको पता है कि टिश्यू के सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, टिश्यू से CO2 निकलेगी और वो आरबीसी के अंदर आएगी, जा करके वाटर से रिएक्शन करेगी, H2CO3 बनाएगी, H+ में अलग हो जाएगी और SCO3- अलग हो जाएगा, ये पता है। SCO3- आरबीसी के बाहर निकल आएगा, यहां तक तो आपको पता है। लेकिन ये नहीं पता है कि जब एक नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा तो दूसरा नेगेटिव आयन अंदर जाएगा। तो टिश्यू की सरफेस पर आरबीसी से क्या निकलता है और आरबीसी के अंदर क्या जाता है। निकलने को ई फ्लक्स कहते हैं और जाने को इनफ्लक्स कहते हैं। तो क्या निकला? SCO3- बाहर निकला और क्या अंदर गया? Cl- अंदर गया। इसी को कहते हैं हैम्बर्गर फिनोमेना या क्लोराइड आयन शिफ्टिंग। ठीक है, ये आपको पहले से पता, बाहर निकल के सोडियम से जुड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और कहां जाएगा? लंग्स के सरफेस पर। लंग्स के सरफेस पर यह सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाएगा, सोडियम अलग होगा, बाइकार्बोनेट अलग होगा। अब ये बाइकार्बोनेट फिर से आरबीसी के अंदर आएगा। तो अगर बाइकार्बोनेट फिर से आरबीसी के अंदर आया है तो एक नेगेटिव आयन अगर अंदर आया है तो एक नेगेटिव आयन बाहर भी तो जाएगा, मतलब अंदर की तरफ क्या जाएगा? SCO3-। तो बाहर क्या आएगा? Cl-। इसी को कहते हैं रिवर्स हैम्बर्गर फिनोमेना। क्या कहते हैं? रिवर्स हैम्बर्गर फिनोमेना। अंदर का पता है, SCO3- H+ से जुड़ेगा, H2CO3 बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 होगा, CO2 बाहर आएगा और कहां चला जाएगा? लंग्स की एल्वेलाई। तो सिर्फ इतना बता दीजिएगा, अंदर आने को इनफ्लक्स कहते हैं और बाहर जाने को ई फ्लक्स कहते हैं। लंग्स की सरफेस पर किसका इनफ्लक्स और किसका ई फ्लक्स? लंग्स की सरफेस पर तो इनफ्लक्स हुआ है SCO3- और ई फ्लक्स, इसी को कहते हैं रिवर्स हैम्बर्गर फिनोमेना। अच्छा, टिश्यू के सरफेस पर कौन, किसका ई फ्लक्स और किसका इनफ्लक्स? ई फ्लक्स SCO3- का और इनफ्लक्स Cl का। इसी कहते क्या है? हैम्बर्गर फिनोमेना या क्लोराइड आयन शिफ्टिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो 2 लाइनें जरा बढ़ा लो। एट टिश्यू हैम्बर्गर फिनोमेना और हैम्बर्गर फिनोमेना में क्या क्या होगा? किसका इनफ्लक्स किसका ई फ्लक्स?
ई फ्लक्स ऑफ SO3 माइनस, और इनफ्लक्स किसका? क्लियर है? और एट लंग्स तो कहोगे रिवर्स, हाइमबर्गर फेनामेना। अब बताओ किसका ई फ्लक्स किसका इनफ्लक्स? लिख लो। ये सुने हो कभी? हल्डेन इफेक्ट, एक लाइन है केवल बस। हल्डेन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक बात बताई है CO2 के ट्रांसपोर्ट में। हल्डेन का कहना है कि O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। जैसे बोलते हैं O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट में, मतलब ट्रांसपोर्ट किसका कर रहे हो? CO2 का, और मदद किसकी ले रहे हो? O2 की। इसी को कहते क्या है? हल्डेन इफेक्ट। रट लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ट्रांसपोर्ट किसका? CO2 का, और मदद किसकी? O2 की। इसी कहते क्या है? हल्डेन इफेक्ट। लिख लो। Effect of O2 on transport of CO2. CO2 transport as dissolved CO2। डिजॉल्व CO2 में कुछ नहीं होना है। इधर देखिए, ये जो टिश्यू है, यहां से CO2 निकली, ब्लड में आई। अब ब्लड में आने के बाद जो 7% है वही डिजॉल्व हो गई। किसमें? प्लाज्मा में। लेकिन इसका मतलब क्या है वो देख लो। तो मतलब ये है, CO2 वाटर से करेगी रिएक्शन डिजॉल्व होने में भी, और बना लेगी H2CO3 बस। याद रखिएगा, इतनी ही रिएक्शन हो अगर, इसका मतलब डिजॉल्व स्टेट में है। तो डिजॉल्व स्टेट में यदि ये है, इसका मतलब किस फॉर्म में है? H2CO3 के फॉर्म में है। तो 7% CO2 प्लाज्मा में आएगी, डिजॉल्व होगी, और डिजॉल्व होके क्या बना लेगी? H2CO3। अगर यही रिएक्शन आगे हो जाए, SCO3 माइनस तक चली जाए, तो फिर ये डिजॉल्व CO2 नहीं है। लिखो। ये बताओ, जितनी CO2 टिश्यू से निकल के ब्लड में आ रही है, चाहे वो RBC के अंदर जा रही हो, चाहे वो बाइकार्बोनेट आयन बन रहा हो, चाहे वो डिजॉल्व हो, फाइनली होना क्या है? फाइनली उसको लंग्स की सरफेस पर रिलीज करना है। वो ब्लड जो CO2 ले करके लंग्स तक आया है, वो ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड है? क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। तो क्वेश्चन पूछा गया है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी CO2 लंग्स पर रिलीज करेगा? तो आंसर याद रखिए कितना? 4 ml। अच्छा, लंग्स से जो टिश्यू को गया है वो कौन सा ब्लड होता है? लंग्स से जो टिश्यू गया है वो तो ऑक्सीजनेटेड होता है। और 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन टिश्यू को देता है?
5 ml। तो देता कितना है टिश्यू को 5 ml और टिश्यू से लेता कितना है 4 ml। लिख लीजिए। हंड्रेड ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अबाउट कितना 4 ml CO2 एट द लंग्स। अब जरा एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी हो गया। पूरा पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट है ना। लिखा है CO2 कैरीड बाई हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी होगी तो किस फॉर्म में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और कितने परसेंट 20 से 25%। और दिस बाइंडिंग कल मैंने बताया था ये दिस बाइंडिंग क्या है ये वास्तव में बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन है। रिलेटेड टू मेन आंसर क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। लेकिन कोई और फैक्टर है तो कहोगे हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एक मेजर फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। फिर दिस बाइंडिंग लिखा है। दिस बाइंडिंग का मतलब बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन। व्हेन CO2 इज हाई जब CO2 हाई हो और O2 क्या हो लो कहाँ टिश्यू तो ये मोर बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन। लेकिन जब रिएक्शन जब CO2 लो हो जाए O2 हाई हो जाए और कहाँ तो डिसोसिएशन हो जाएगा किसका CO2 का कहाँ से कार्बामीना हीमोग्लोबिन। मतलब CO2 जो बाइंड की थी किससे हीमोग्लोबिन से कहाँ पर वो डिलीवर हो गई कहाँ। यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था आज पढ़ेंगे। आरबीसी में पाया जाता है क्या लिखा है वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज और फिर लिखा है माइन्यूट का मतलब कम माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम सेम मतलब यही कार्बोनिक प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू एंजाइम रिएक्शन को कैसे करेगा दोनों दिशा में इधर से इधर कहाँ होगा टिश्यू के सरफेस पर और इधर से इधर कहाँ होगा लंग्स के सरफेस पर। एट टिश्यू साइट जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है और क्यों हाई है भाई वही कैटाबोलिक रिएक्शन हो रही है तो CO2 डिफ्यूज करेगा ब्लड में और दोनों जगह जाए कहाँ और दोनों जगह क्या बना लेगा दोनों जगह बाइकार्बोनेट आयन और H+ बना लेगा। लेकिन जब एल्वियोलाई की सरफेस पर पहुंचेंगे तो CO2 क्या हो जाएगी लो तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी अपोजिट दिशा में हो जाएगी और रिएक्शन जब अपोजिट दिशा में होगी तो फाइनली फिर से क्या मिलेगा CO2 और वाटर। इसका मतलब वो CO2 जो ट्रैप हुई थी किस फॉर्म में बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कहाँ टिश्यू के सरफेस पर वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुंच गई एल्वियोलाई और रिलीज हो गई किस फॉर्म में CO2। एवरी 100 ml कैसा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करेगा लगभग कितना 4 ml CO2 और वो भी कहाँ याद रखिएगा एल्वियोलाई। हेडिंग डालिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन
हम एक डायग्राम बना रहे हैं, वो डायग्राम बना लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। चलो, डायग्राम के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये समझेंगे कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, आखिर हम क्यों रेगुलेट करते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे अभी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और अचानक यहाँ सांप निकल आए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम सब लोग भागेंगे, तुम भागोगे, हम भी भागेंगे। हम लोग भाग के जाएंगे, बिल्डिंग में नीचे रुकेंगे, लेकिन जब तक भाग के जाएंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, लंबी लंबी सांसें लेने लगोगे, जबकि यहाँ भी आराम से सब लोग सांस ले रहे हो, कोई समस्या नहीं है। वहां जाओगे तो वहां फील करोगे कि यहाँ सांप नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी सांसें फिर से क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएगी। तब तक उधर से सांड आ जाएगा दौड़ता हुआ, फिर क्या करोगे? वहां से भाग के यहाँ आओगे तो फिर से आपकी सांसें क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तब तक यहाँ से सांप भगाया जा चुका है, तो आपकी सांसें धीरे धीरे फिर से क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये हो कैसे रहा है? जब आपकी डिमांड होती है कि तेज भागना है, जान बचाना है, तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, और फिर जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के पास ये योग्यता है, एबिलिटी है कि हम अपने ब्रीदिंग के रेट और रिदम को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन। डिमांड ऑफ सिचुएशन का मतलब क्या है? भाई जान बचाना है, भागना है, तो भाई ब्रीदिंग रेट बढ़ा पड़ा है, और जान बच गई है, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग रेट घट गई है। फिर जान बचाना है, फिर भागना है, फिर से रेट बढ़ गया है। तो ये जो हम समय के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हम ब्रीदिंग के रेट को चेंज कर लेते हैं, उसी चेंज करने को क्या कहते हैं? रेगुलेशन कहते हैं। तो रेगुलेशन का मतलब समझ में आ गया? हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम अपने ब्रीदिंग के रेट और रिदम, रिदम का मतलब बढ़िया अच्छी अच्छी सांसें चले, पता लगा इंस्पायरेशन 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 ही लगातार हो रहा है, एक्सपायरेशन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब रिदम बिगड़ गई। तो रेट और रिदम नॉर्मल बनी रहे, या उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन, इसी को कहते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। अब सवाल है कि ये कौन करता है? अपने आप तो दुनिया में कुछ होता नहीं है, तो ये वास्तव में हमारा न्यूरल सिस्टम करता है। न्यूरल सिस्टम को पता चला है कि सांप निकल आया है और जान बचा के भागनी है, तो ब्रीदिंग रेट क्या करो? बढ़ा दो। क्यों? ब्रीदिंग रेट बढ़ाओगे तो O2 भी तो बढ़ेगा, तभी तो मसल को ऑक्सीजन मिलेगी, तभी तो मसल काम करेंगे, तभी तो भागोगे। तो जान बचाने के लिए किसने सिग्नल दिया? ब्रेन ने दिया। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ाया ब्रेन ने, बाद में उसी ब्रेन ने कहा खतरा टल गया है, तो ब्रीदिंग रेट क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। तो ब्रीदिंग रेट को एडजस्ट किसने किया? न्यूरल सिस्टम। और ये है नर्वस सिस्टम, ब्रेन, और ये है लंग्स। तो क्या ब्रेन यहाँ चल के बताने आता है कि देखो सांप निकल आया है, तुम ऐसा करो, रेट बढ़ा दो? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो फिर ये यहाँ बैठा है, यहाँ रेट कैसे बढ़ जाता है? इसका मतलब यहाँ से यहाँ कोई सिग्नल आया होगा, यहाँ से यहाँ कोई करंट आया होगा, कोई सप्लाई हुई होगी, वो आके यहाँ बताई होगी फेफड़ों को कि ऐसा करो, रेट क्या कर दो? बढ़ा दो। तो न्यूरल सिस्टम के पास बहुत सारे काम है। भाई न्यूरल सिस्टम को हमारे हार्ट को भी रेगुलेट करना है, न्यूरल सिस्टम को लंग्स को भी रेगुलेट करना है, एलिमेंट्री कैनाल को भी, सारे आर्गन इसी के तो कंट्रोल में है। तो नर्वस सिस्टम के पास काम का बंटवारा है कि भाई तुम लोग फेफड़ों को देखोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हार्ट को देखोगे, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इंटेस्टाइन को देखोगे। तो हमारे नर्वस सिस्टम पर पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, और वही रेस्पिरेटरी सेंटर ये रेगुलेशन का काम करते हैं। अब डायग्राम में आओ। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा, अभी आगे ब्रेन में पढ़ेंगे। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है पोन्स वेरोलाई। मेडुला ऑब्लांगाटा पर पाया जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और पोन्स वेरोलाई पाया जाता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। यही दोनों सेंटर क्या हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर हैं। तो न्यूरल सिस्टम पर रेस्पिरेटरी सेंटर हैं, कौन कौन से? दो। एक का नाम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि कहाँ है? मेडुला पर, और दूसरे का नाम न्यूमोटेक्सिक सेंटर, कहाँ है? पोन्स। यही दोनों लोग मिल करके हमारे ब्रीदिंग के रेट और रिदम को क्या कर रहे हैं?
एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो भी अलग मसला है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। क्या बताया, हम लोगों के पास ये एबिलिटी है कि हम अपने ब्रीदिंग के रेट और उसके रिदम को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सिचुएशन। बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। एक बात, किसकी मदद से ये काम करोगे, न्यूरल सिस्टम की मदद से ये काम करोगे। न्यूरल सिस्टम कैसे करेगा, तो उसके पास रेस्पिरेटरी सेंटर हैं। कौन से, दो, एक का नाम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और दूसरे का नाम न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एक कहाँ है, एक है मेडुला ऑब्लांगाटा पर और एक कहाँ है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ है, पहुंच। अच्छा, दोनों में से मेन कौन है, तो यही मेन है ये। अगर मेन पूछेगा तो आंसर क्या बताओगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Human have ability to adjust rate and rhythm of breathing according to, किसके हिसाब से, according to need of situation, जो आवश्यकता है। और सिचुएशन अभी हमने बता ही दी है कि भाई अगर जान बचा के भागना है तो नीड ये है कि रेट बढ़ा लिया जाए, और जान बच गई है तो रेट घटा लिया जाए, और फिर समस्या आ गई फिर से रेट बढ़ा लिया जाए। तो ये होता रहेगा। ये कौन करेगा, ये एडजस्ट कौन करेगा, रेट और रिदम को एडजस्ट कौन करेगा, तो ये बाई न्यूरल सिस्टम। कौन करेगा, न्यूरल सिस्टम। और कैसे करेगा, with help of respiratory center present in brain। ठीक है, अब आ जाओ, रेस्पिरेटरी सेंटर कौन से हैं, तो कहोगे दो हैं। पहला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहां है, एट मेडुला ऑब्लांगाटा ऑफ क्या, ब्रेन। और दूसरा कौन सा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कहां है, एट यही मेन सेंटर है ऑफ रेगुलेशन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर सकता है, ये सहायक है, मेन सेंटर ये नहीं है। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। मतलब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कहेगा कि आप ऐसा काम करेंगे तो ठीक रहेगा।
तो ये अल्टर कर सकता है या इफेक्ट कर सकता है। अल्टर द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये उसको थोड़ा एडजस्ट करता है। रियल में करता क्या है तो ये देख लो जरा, एक लाइन यहाँ स्पेशल क्वेश्चन है। यहां तक लिख लिया। जरा एक मिनट रुको, इधर देखो। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, हमको देखिए जरा, हम सांसें ले रहे हैं, तो अगर हम लंबी सांस लेंगे तो बताओ मिनट में ज्यादा लेंगे कि कम? मिनट में 12 सांसें लोगे कि 15 सांसें लोगे कि 10 सांसें लोगे? फिर से देखिएगा। तो जब लंबी लेंगे तो टाइम खर्चा होगा, तो मिनट में कम ले पाओगे, और अगर मिनट में आप कम ले पाए तो रेट ऑफ ब्रीदिंग कम हो गया। और हमको देखिएगा, अब क्या कर रहे हैं, अब हम जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हैं तो मिनट में ज्यादा लेंगे। तो यदि हम सांस लेने का टाइम घटा दें तो रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर हम सांस लेने का टाइम घटा दें तो मिनट भर में क्या करोगे? ज्यादा लोगे, तो रेट क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को घटाता है। सांस जल्दी लो, और अगर आप सांस जल्दी लोगे तो जल्दी छोड़ोगे, तो मिनट में ज्यादा लोगे तो रेट क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। लिखो, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। हाँ या ना? ये इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को, कुछ डाउट बेटा? कुछ डाउट है? इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को घटा देगा। तो अगर इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को घटा दोगे, छोटी सांस लोगे तो मिनट में ज्यादा लोगे, तो क्या चेंज हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट बदल जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? अल्टर ब्रीदिंग रेट या इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। अब सवाल ये है कि भी यहां बैठे हो, सांप निकल आया, हम सब लोग भगे, हम लोगों की सांसें बढ़ गई। किसने बढ़ाया? ब्रेन ने बढ़वाया। तो ब्रेन को पता कैसे चला? जब आप तेज दौड़ना भागोगे, जब तेज दौड़ना शुरू करोगे, तो जब तेज दौड़ोगे तो हमारे ब्लड में CO2 बढ़ने लगेगा। क्या बढ़ने लगेगा? CO2। जैसे ही CO2 बढ़ेगा, ब्रेन के सेंटर को पता चलने लगेगा कि भैया ब्लड में CO2 बढ़ रहा है, और अगर ब्लड में CO2 बढ़ रहा है तो घटाने का क्या तरीका है? घटाने का एक ही तरीका है, लंबी लंबी सांसें लो, O2 ज्यादा आए और CO2 बाहर ज्यादा जाए, तभी तो घटेगी। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किसके कहने पे काम कर रहा है? तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर CO2 और H+ के कहने पे काम कर रहा है। कैसे? देखो, इधर आओ। ये मैंने सिंबॉलिक डायग्राम बनाया है कि ये हार्ट है, हार्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से ब्लड पंप किया गया, ये डार्सल एओर्टा है। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बना है इसको एओर्टिक आर्च कहते हैं। यहीं से एक सप्लाई ब्रेन को जाती है, किसके द्वारा? जैसे यहाँ हार्ट रखा है, ये आर्च है, यहीं से एक सप्लाई कहाँ गई है? ब्रेन को। कौन लेके गया है? कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पर एक रिसेप्टर पाया जाता है, किसके लिए? CO2 और H+ के लिए। थोड़ा आगे बढ़ा तो कैरोटिड आर्टरी में ब्लड पहुंचा, उसमें भी रिसेप्टर पाया जाता है CO2 और H के लिए।
ये दोनों लोग इंफॉर्मेशन दे देंगे किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि देखो जो ब्लड आपको आ रहा है उसमें CO2 और H बढ़ा हुआ है। तब तक ब्लड ही यहां पहुंच जाएगा, तब तक ब्लड ही यहां पहुंच जाएगा। और यहां पर इसके जस्ट बगल में कौन बैठा है, कीमोसेंसरी एरिया। ये अभी बढ़ा लेना, रुक जाओ 2 मिनट, देख लो पहले, देखिएगा ध्यान से। अभी यहां से ब्लड पंप किया गया, सबसे पहले एओर्टिक आर्च के रिसेप्टर ने इसको बताया कि जो आपकी तरफ ब्लड आ रहा है उसमें CO2 बढ़ा हुआ है, तैयार हो जाओ, कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक सिग्नल यहां से गया कैरोटिड आर्टरी से कि हाँ जो ब्लड आ रहा है उसमें CO2 बढ़ा हुआ है, तैयार हो जाओ। तब तक ब्लड ही वहां पहुंच गया। भाई ऐसा तो है नहीं कि आराम से ब्लड 4-5 दिन बाद यहाँ पहुंचेगा ब्रेन में, ये तो झटके में पहुंच जाएगा। तब तक ब्लड तो यहाँ पहुंच गया है, और जैसे पहुंचेगा किसको पता चलेगा, कीमोसेंसरी एरिया को। तो ये भी इसको बताएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि भैया CO2 और H+ ज्यादा आ रहा है, कुछ करो नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये विश्वास होगा कि वास्तव में CO2 और H बढ़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये एक ही काम करेगा, रेट तो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और रेट अगर बढ़ जाएगा तो हम लंबी लंबी ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेंगे। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा। एडजस्टमेंट में क्या करेगा, वही रेट को अल्टर करेगा, या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। थोड़ी देर बाद देखो सिग्नल आने लगा कि भैया CO2 आना कम हो गया है और H आना कम हो गया है। तो फिर इसको बताया जाएगा कि भैया CO2 और H अब कम हो चुका है, तो ये क्या करेगा, ये रेट को कम कर देगा। तो कंक्लूसिव बात सुने, हम लोगों की ब्रीदिंग का रेट और रिदम किसके चेंज होने से चेंज हो जाता है, CO2 और H+ कंसंट्रेशन इन ब्लड। पहला सवाल, CO2 और H+ की कंसंट्रेशन जो ब्लड में है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कौन बताएगा, 3 लोग। पहला रिसेप्टर फॉर CO2 एंड H+, दूसरा रिसेप्टर फॉर CO2 एंड H+, ये कहाँ है, एओर्टिक आर्च, ये कहाँ है, कैरोटिड आर्टरी, और तीसरा कौन है, कीमोसेंसरी एरिया। ये तीनों लोग सिग्नल किसको देंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और रिदम सेंटर क्या करेगा, एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर CO2 ज्यादा है तो रेट बढ़ा देगा, और CO2 कम है तो रेट घटा देगा। बात क्लियर, लिखो। अच्छा बढ़ाना था कुछ है, बढ़ा लो। अभी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा था कि CO2 और H+ के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है, और है कहां वो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट बगल में ही है। कहां पर है, तो इसका कहना ज्यादा मानेगा। ये सूचना इसको मिल रही थी कि भैया जो ब्लड आ रहा है उसमें CO2 ज्यादा है, मान नहीं रहा था। जो ब्लड आ रहा है उसमें CO2 ज्यादा है, ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। जब किसने बताया, कीमोसेंसरी एरिया, तो इसने मान लिया कि क्या है, CO2 और H+ ज्यादा है। तो अब क्या कर देना चाहिए, रेट बढ़ा देना चाहिए, जिससे CO2 बाहर निकल जाए और O2 अंदर आ जाए। तो लिखो, rate and rhythm of breathing change by change in CO2 and H+.
CO2 and H plus concentration in blood, CO2 और H प्लस की कंसंट्रेशन जो ब्लड में है उसी के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H प्लस डिटेक्ट बाई, बताओ कौन डिटेक्ट करेगा? 3 लोग। एक है रिसेप्टर एट एओर्टिक आर्च, दूसरा कहां है? रिसेप्टर एट कैरोटिड आर्टरी, और तीसरा है कीमोसेंसरी एरिया प्रेजेंट एडजेसेंट टू रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। और ये सिग्नल कहां भेजेगा? सेंड सिग्नल टू रिदम सेंटर, काहे के लिए? टू मेक एडजस्टमेंट, टू मेक एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट क्या करना है? 2 ही एडजस्टमेंट है भाई। अगर CO2 बढ़ा हुआ आ गया है तो रेट बढ़ा देना है, CO2 निकल जाए, और अगर CO2 कम आ रहा है तो रेट घटा दिया जाए, थोड़ा बचा रहे अंदर। चलो लिख लो भाई। इफ CO2 एंड H प्लस इंक्रीज, क्या होगा? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। और अगर CO2 और H प्लस घट जाए, ब्रीदिंग रेट डिक्रीज। एक सबसे काम की बात है, हमारे जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हैं वो O2 के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, इसी नाते O2 का बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। किसमें? रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में। रोल किसका है? CO2 का। एक नोट करके लिख लीजिए। नो significant role of O2 in regulation of breathing। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में किसका महत्वपूर्ण रोल नहीं है? ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण रोल नहीं है। इसी नाते यदि कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, देखे होंगे फिल्मों में। तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में हो क्या रहा है ये देखिएगा जरा। तो जो व्यक्ति अपनी सांस दे रहा है उसमें CO2 ज्यादा होगी कि O2? तो CO2 देख का है उसको दे रहे हो,
जिंदगी तो ऑक्सीजन बचाती है, और आदमी अपनी एक्सपायर्ड एयर उसको दे रहा है ना, उसमें तो CO2 दे रहा है। ध्यान सुनिएगा, आदमी बेहोश हो गया है, उसकी सांसें रुक रही हैं, माउथ टू माउथ जब ब्रीदिंग देते हैं तो जो दे रहा है वो CO2 दे रहा है, वो CO2 उसके लंग्स में जाएगी, ब्लड में जाएगी और ब्रेन को जाएगी। तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि CO2 बढ़ गया है। अब अगर अचानक CO2 बढ़ा तो हो सकता है वहां सिग्नल आ जाए कि ऐसा करो, ब्रीदिंग रेट क्या कर दो, बढ़ा दो, और सांसें फिर से चल जाएं। तो CO2 बढ़ा के पर्पज ये है कि रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करना है। अगर CO2 अचानक बढ़ेगा उसकी बॉडी में तो हो सकता है रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए, और अगर रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो गए तो सांसें चल सकती हैं। सांसें बंद हो जाती है उनको दी जाती है। बच्चों का, नवजात बच्चों का जन्म होता, बहुत बार वो सांस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो तो मदर के यूट्रस में सांस लेने की तो व्यवस्था थी नहीं, बाहर दुनिया में आए तभी तो सांस लेना है, सांस ले ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है। तो क्या करते हैं, माउथ टू माउथ उनको ब्रीदिंग देते हैं, उनके फेफड़ों में हवा भरते हैं CO2 रिच। तो CO2 रिच एयर गई, ब्रेन को CO2 मिला, अचानक CO2 कंसंट्रेशन बढ़ी, सिग्नल आना मिल हो गया, और एक बार वहां सिग्नल आने लगा तो सांसें अपना बढ़िया क्या होने लगी, चलने लगी। तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग क्यों देते हैं, CO2 देने के लिए देते हैं। किसका रोल नहीं है, O2 का रोल नहीं है। अब एक अच्छा काम, यहां तक हो गया सबका। इफ, यदि वी होल्ड आवर ब्रीथ, अगर हम अपनी सांसें रोक लें, रोक लेते हैं, सांसें रोक लेने के बाद कितनी देर रोक के रखोगे, रोक के देख लो, बहुत ज्यादा 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, बहुत होता है 1 मिनट रोक लोगे, उसके बाद क्या करोगे, सांस लेना पड़ेगा ना। आपको सांस लेना पड़ा, इसका मतलब सांस लेने के लिए किसी ने मजबूर किया आपको। किसने मजबूर किया, तो देखो क्या हुआ, जब हम सांस रोक लेते हैं तब रिजल्ट बताओ क्या होता है, बढ़ जाता है क्या, CO2, और घट जाता है O2। दोनों घटनाएं तो हो जाती हैं भाई, CO2 भी बढ़ जाता है, O2 भी घट जाता है। अब आपको यह बताना है सांस लेने के लिए किसने मजबूर किया। इफ वी होल्ड ब्रेथ, वी टेक ब्रीथ ड्यू टू, किसके चक्कर में सांस लेना पड़ा, ऑप्शन देख लो बस, भी समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन है बढ़ा हुआ CO2, दूसरा ऑप्शन है घटा हुआ O2, तीसरा ऑप्शन है बढ़ा हुआ CO2 और घटा हुआ O2। सांस लेने के लिए किसने मजबूर किया, पहला बढ़ा हुआ CO2, दूसरा घटा हुआ O2, तीसरा बढ़ा हुआ CO2 और घटा हुआ O2 है। तो लग रहा होगा कि तीसरा आंसर सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। अभी बताए हैं कि O2 का कोई रोल नहीं है, सांस चलवाने में किसका रोल है, तो आंसर कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ा हुआ CO2, ना कि बढ़ा हुआ CO2 और घटा हुआ O2। अच्छा, लंबी लंबी 10-20 सांसें ले लीजिए, लंबी लंबी, तो थोड़ी देर के लिए सांसें भी रुक जाती हैं। लंबी लंबी लेके देख लीजिए, जब जम्हाई आती है ना तो थोड़ी देर सांस नहीं लेते हो, क्यों, इतनी ज्यादा O2 अंदर पहुंच जाती है, CO2 इतना घट जाती है कि थोड़ी देर कहते हैं अच्छा सांस ना लो, सही कर लेंगे तब लेंगे। तो ये उसका उल्टा, ये आया हुआ सवाल है कि अगर हम अपनी सांसें रोक लें तो सांस लेने के लिए कौन मजबूर करता है, ऑप्शन बढ़ा हुआ CO2, घटा हुआ O2 और बढ़ा हुआ CO2 घटा हुआ O2। तो ये सही नहीं है, सही कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ क्या, बढ़ा हुआ CO2। बढ़ाओ, लिखो,
ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी, अंडरलाइन करो, टू मेंटेन एंड मॉडरेट, चेंज कर सकते हैं किसको, रेस्पिरेटरी रिदम को, किसके हिसाब से, सूट का मतलब फेवर, द डिमांड ऑफ बॉडी, डिमांड जैसी है, अगर डिमांड ज्यादा है तो रेट बढ़ा दीजिए, डिमांड कम है तो रेट घटा दीजिए। दिस इज डन, ये कौन करेगा और कैसे करेगा, स्पेशल सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला, नाम क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये को क्या लिखा है, लिखा क्या है, प्राइमरली का मतलब मेन यही तो है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, लेकिन एक और सेंटर है, कहाँ है, पॉन्स, नाम क्या है, काम, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये टिक कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, ये दिस सेंटर कौन है, एनसीईआरटी बहुत रहस्यमयी किताब है, सीधा सीधा को लिखते नहीं है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, ये न्यूमोटैक्सिक के बारे में लिखा है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, ये रिड्यूस करेगा, अंडरलाइन करो, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, अगर सांस लेने का समय घटा देगा तो रेट, अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, कोई दिक्कत। कीमोसेंसरी एरिया कहाँ है, बगल में है, किसके, हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+, जैसे ही बढ़ेंगे एक्टिवेट हो जाएगा और किसको सिग्नल दे देगा, रिदम सेंटर, और कहेगा भैया कुछ ना कुछ क्या करो, एडजस्ट करो, जिससे जो CO2 है वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। एक रिसेप्टर कहाँ है, एओर्टिक आर्च, एक रिसेप्टर कहाँ है, कैरोटिड आर्टरी, ये भी बताएंगे CO2 और H+ में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, और ये भी सिग्नल देंगे किसको, रिदम सेंटर, पर्पज वही है, एक्शन लेना है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए लास्ट हेडिंग, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो पहली डिसऑर्डर देखो भैया, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, तो डिस अलग कर दो, ऑर्डर अलग कर दो। ऑर्डर का मतलब होता है सही और डिस का मतलब होता है खराब। आपका जो सिस्टम सही चल रहा था वो हो जाए क्या, खराब, तो नाम क्या रखोगे, डिसऑर्डर। पहला डिसऑर्डर अस्थमा, देख लो जरा बेटा, इधर देखो जरा, ये मान लेते हैं कि हम लोगों का रेस्पिरेटरी पैसेज है और ये हम लोगों के नीचे एल्वियोलाई लगी है, इधर से एयर आती है और यहां से होते हुए यहां पहुंच जाती है, ब्रांकाई और ब्रांक्यूल से होते हुए, सब कुछ सही चल रहा है। मान लो ऐसी कोई समस्या आ जाए कि ये रेस्पिरेटरी पैसेज सकरा हो जाए, पतला हो जाए, ये सिकुड़ जाए, तब क्या होगा। तो अगर रेस्पिरेटरी पैसेज सिकुड़ गया तो अंदर एयर जाएगी नहीं, तो सांस लेने में आपको क्या होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी। पहला सवाल, जैसे ही रेस्पिरेटरी पैसेज सकरा होगा सांस लेने में दिक्कत होगी। एक बात और देखो, लेकिन सांस तो आप लेना बंद नहीं करोगे, सांस तो लोगे ही। अब देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज में इतनी आ गई सूजन और ये हो गया सकरा, तो अगर किसी सकरे रास्ते से हवा गुजरेगी तो सीटी बजने की आवाज नहीं आ जाएगी, सीटी बजने को वीजिंग कहते हैं। तो अस्थमा की पहला साइन है सांस लेने में दिक्कत, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, साथ में सीटी बजने की आवाज, दो सिम्टम है। ऐसा क्यों हुआ, तो कहोगे रास्ता सकरा हो गया। सकरा क्यों हो गया, क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है।
इन्फ्लामेशन कहते हैं सूजन को। हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में है क्या क्या? तो रेस्पिरेटरी पैसेज में ट्रेकिया है, फिर ब्रांकाई है, फिर ब्रांकियोल है, फिर और आगे है। तो ट्रेकिया तो काफी चौड़ी होती है, वहां थोड़ा सकरा हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ब्रांकाई उससे सकरे होते हैं, ब्रांकियोल उससे सकरे होते हैं। जो पहले से ही सकरे हैं अगर उनको और सकरा कर दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जल्दी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, ट्रेकिया में कि ब्रोंकाई में? तो कहो कि ब्रोंकाई में, और कहाँ? ब्रांकियोल। ब्रांकाई और ब्रांकियोल में इन्फ्लामेशन हो गया। क्यों सूजन हो गई? सूजन क्यों हो गई? इन्फ्लामेशन सूजन, तो सूजन हुई क्यों है? तो वास्तव में ये एलर्जिक रिएक्शन है। ये क्या है? एलर्जिक रिएक्शन। जिनको अस्थमा की बीमारी होती है, जैसे ही वो धुएं में जाते हैं उनको दिक्कत होने लगती है, जैसे धूल में जाते हैं उनको दिक्कत होने लगती है। तो धुआं और धूल तो एलर्जन है ना, जैसे ही एलर्जन अंदर जाएगा बॉडी हमारा रिस्पांस देगी, और हमारे शरीर में पाए जाते हैं मास्ट सेल, वहां से निकलता है हिस्टामिन। हमारे शरीर में पाई जाती है बेसोफिल सेल, वहां से निकलता है हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन ही क्या करता है? इन्फ्लामेशन करा देता है। और जैसे इन्फ्लामेशन होगा, सकरा होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, सीटी बजने की आवाज आने लगेगी, और बीमारी का नाम अस्थमा। अस्थमा से जुड़े 5 सवाल याद रखना है। क्या? पहला सवाल, ये वो बीमारी है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। पहला, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। दूसरा, वीजिंग साउंड, सीटी बजने की आवाज। तीसरा, इन्फ्लामेशन, कहाँ? ब्रोंकाई एंड ब्रांकियोल, कहाँ नहीं? ट्रेकिया। ठीक, ऐसा क्यों हुआ है? तो कहो कि ये एलर्जिक रिएक्शन है। क्या निकला है? हिस्टामिन। कहाँ से निकला है? बेसोफिल, और कहाँ से? मास्ट सेल से। क्योंकि ये जो हिस्टामिन है यही क्या कराता है? इन्फ्लामेशन कराता है। इलाज क्या है? इलाज एक ही है, हिस्टामिन को घटाओ, और उसको कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो क्या लेना पड़ेगा? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, या ऐसी कोई दवा, वो नहीं तो पंप देखते हो लगाते हैं, ऐसी कोई दवा जो चौड़ा कर दे रास्ते को, ब्रांकाई और ब्रांकियोल को डायलेट कर दे। ब्रांकाई और ब्रांकियोल को अगर डायलेट करोगे तो बढ़िया हवा आने लगेगी। ऐसी किसी दवा को ब्रांकोडाइलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांकोडाइलेटर। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो लिखो। difficulty in breathing, difficulty in breathing, wheezing sound, during respiration due to inflammation in कहाँ? ब्रोंकाई एंड ब्रांकियोल। ट्रेकिया मत लगाइएगा, ठीक है? ये है क्या? एलर्जिक ये एक एलर्जिक डिजीज है। क्या है? एलर्जिक डिजीज। क्यों? हिस्टामिन सिक्रीशन हुआ है। कहां से? मास्ट सेल से, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और कहां से? बेसोफिल ऑफ ब्लड, 2 जगह से निकलता है। ट्रीटमेंट क्या है? तो सुनो, अभी एलर्जी हम लोगों को डिटेल में पढ़ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, फिर भी यहां 1-2 लाइन लिख लेते हैं। ट्रीटमेंट, एक तो एंटी
हिस्टामिनिक ड्रग लोगे और दूसरा ब्रांकोडाइलेटर लोगे। दूसरी बीमारी है एम्फाइसेमा। जरा इधर देखो बेटा, ये मान लेते हैं हम लोगों का रेस्पिरेटरी पैसेज है और ये मान लेते हैं कि एल्वियोलाई है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी एल्वियोलाई लगी हुई हैं। मान लेते हैं कि आप सिगरेट पी रहे हैं, तो सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे तो धुआं अंदर जाएगा, तो जो कार्बन सूट है वो जाकर के यहां डिपॉजिट हो जाएगा। अब अगर एल्वियोलाई में कार्बन सूट डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या O2 CO2 एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एल्वियोलाई की दीवार खराब गई। बगल में दूसरी एल्वियोलाई है, चलो यहां एक्सचेंज कर लेंगे O2 CO2 का। फिर सिगरेट पिए तो जाके यहां डिपॉजिट हो गया। बगल में तीसरी एल्वियोलाई है, फिर सिगरेट पिए पे जाके यहां डिपॉजिट हो गया। तो होगा क्या, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ध्यान से सुनो, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मान लेते अभी इतने एरिया की एल्वियोलाई खराब गई, आपका काम चलता रहेगा, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई समस्या नहीं हो रही है, थोड़ी सी तो खराब हुई होंगी, थोड़े दिनों बाद इतनी और खराब हो गई, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा है, थोड़ी इधर भी खराब हो गई, और खराब हो गई, और खराब हो गई। तो जब ज्यादा खराब हो जाएंगी तो बताओ रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया बढ़ेगा घटेगा? सरफेस एरिया घटता जाएगा। भाई अभी पूरी एल्वियोलाई थी, सब जगह एक्सचेंज हो रहा था, मान लेते 1000 एल्वियोलाई थी, 1000 में से मान लेते 100 खराब गई तो 900 बची। अगर 900 बची तो कम बची ना। तो जैसे जैसे आप सिगरेट पीते जाएंगे लंग्स में O2 CO2 एक्सचेंज कम होता जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम होता जाएगा। एक दिन हालात ये होगा, यहां तक की एल्वियोलाई खराब जाएंगे, तब क्या करोगे? अब आपके पास एक ही विकल्प होगा कि ब्रीदिंग का रेट बढ़ाओ, क्योंकि एक बार में एक्सचेंज तो हो ही नहीं पा रहा है, तो बार बार में कराओगे तो आपकी सांस फूलने लगेगी। इसी बीमारी का नाम एम्फाइसेमा है। तो जो बीड़ी सिगरेट पिएगा उसको आखिरी में क्या होना है? एम्फाइसेमा होना ही होना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन। हाँ, उससे भी हो सकता है, पॉल्यूशन वाले से भी हो सकता है। यदि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहां धुआं बहुत है, या सड़कों पे बहुत धुआं है, धुएं से मतलब है वो चाहे बीड़ी वाला धुआं हो चाहे टेम्पो वाला धुआं, उससे क्या मतलब है? धुआं तो धुआं है, काम वैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सुने, ये बताओ आज सिगरेट पिए, आज ही सारी एल्वियोलाई खराब जाएंगे? ऐसा तो होना नहीं है। कैसे होगा? लगातार 20-25 साल पियोगे तो ऐसी बीमारी जो बहुत धीरे धीरे होती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनिक। तो ये क्रोनिक डिजीज है कि एक्यूट है। एक्यूट का मतलब अचानक हो जाए, तो ये अचानक हो रहा है कि धीरे धीरे हो रही है? तो क्रोनिक है कि एक्यूट है? क्रोनिक, पहला सवाल। दूसरा, एल्वियोलाई की जो वाल है, दीवार जहां O2 CO2 एक्सचेंज हो रहा है, वो खराब हो रही है, तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा। इसका मेन काज क्या है? मेन काज है सिगरेट स्मोकिंग। तो क्या बीड़ी पीने से नहीं होगी? बीड़ी पीने से भी होगी, ये मेन काज है। और काज क्या हो सकते हैं? पॉल्यूशन। लिखो पहला सवाल, क्रोनिक डिसऑर्डर। ऑफ लंग्स क्या होता है? एल्वियोलर वाल क्या होती है? डैमेज हो जाती है। और क्या होता है?
रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। और मेन काज क्या है? मेन काज है सिगरेट स्मोकिंग। तीसरी बीमारी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसका पहले मतलब समझ लो क्या है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम काज, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हम लोगों को सांस की बीमारी हमारे काम से हो जाए, हम काम जो करते हो उससे सांस की बीमारी हो जाए। बीड़ी पीना काम नहीं है, सिगरेट पीना काम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मान लेते हैं कि कोई पत्थर तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? पत्थर तोड़ने का काम करता है। तो वहां बहुत धूल नहीं होगी, वो धूल क्या कर जाएगा? इनहेल कर जाए और उसके फेफड़े में बीमारी हो जाए। तो ऐसी कोई भी बीमारी जो इंसान के द्वारा किए गए काम की वजह से हो जाती हो, उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल है सिलिकोसिस। इतना लिखो पहले। एनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर result of occupation of person, मतलब उसके काम से बीमारी हो गई। इसका एग्जाम्पल सिलिकोसिस किसमें होती है? इन वर्कर ऑफ स्टोन ब्रेकिंग या स्टोन ग्रिंडिंग। कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पत्थर तोड़े जाते हैं, पत्थर पीसे जाते हैं, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री जैसे सीमेंट फैक्ट्री। तो अगर पत्थर घिसा जाएगा रगड़ा जाएगा तो धूल नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अभी लिखो नहीं, इधर देखो। स्टोन ब्रेकिंग या स्टोन ग्राइंडिंग होगी तो क्या पैदा होगी? सो मच डस्ट प्रोड्यूस, हाँ या ना? और इस धूल में क्या होगा? सिलिका होगा, विद सिलिका। वर्कर जो वहां पत्थर तोड़ रहे होंगे, जो घिस रहे होंगे, वो सांस तो ले ही रहे होंगे। तो जब सांस ले रहे होंगे तो ये धूल क्या कर जाएंगे? इनहेल कर जाएगा। इनहेल बाय वर्कर। अब जब इतनी धूल जाएगी तो क्या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म उसको मैनेज कर पाएगा? भाई सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में
जो धूल अंदर जाती है तो हम लोग छींक से उसको बाहर निकाल देते हैं, खांसी से उसको बाहर निकाल देते हैं, म्यूकस में कुछ बाहर निकल जाती है। लेकिन जब इतनी धूल जाएगी तो हमारा डिफेंस सिस्टम मैनेज कर ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, अभी लिखिएगा नहीं, आवर डिफेंस सिस्टम नॉट फुल्ली कोप, उसको पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा। तो रिजल्ट देखो क्या होगा, ये जो वर्कर है जिसने इसको इनहेल किया है, लांग रोज रोज भाई काम करने तो रोज जाएगा, रोज बहुत सारी सिलिका अंदर जाएगा, तो होगा लॉन्ग एक्सपोजर। ऑफ डस्ट विद, भाई बहुत काफी दिनों तक वो ऐसी सांस लेगा जिसमें सिलिका उसको अंदर जाएगी। तो रिजल्ट देखो क्या होगा, रिजल्ट होगा इन्फ्लामेशन ऑफ लंग। अब ध्यान सुनिए, जैसे मान लो यहां चोट लगे और चोट में चोट बार बार लगती रहे, अगर बहुत दिनों तक इन्फ्लामेशन रहा तो देखो कि यहाँ स्किन मोटी हो जाती है। अगर कहीं चोट लग रही हो बार बार, कोई कहीं कुछ रगड़ रहा हो बार बार, तो वहां स्किन मोटी हो जाती है, इसे फाइब्रोसिस कहते हैं। तो चूंकि ये बहुत दिनों तक फैक्ट्री में काम कर रहा है और इन्फ्लामेशन लगातार बना है फेफड़ों में, तो धीरे धीरे लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाएगी। और फाइब्रोसिस होने का मतलब लंग्स की जो फैलने सिकुड़ने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, और ऐसे लंग्स तो किसी काम के नहीं, इसका मतलब डैमेज हो जाएगा और इस आदमी की डेथ हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या होगा, फाइब्रोसिस ऑफ लंग और लीड्स टू लंग्स डैमेज। अब ये फाइब्रोसिस क्या होती है, तो अभी आगे हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे। तो फाइब्रस टिश्यू होता है वो ज्यादा हो जाएगा, अगर किसी में फाइब्रस टिश्यू ज्यादा हो जाए तो उसी को फाइब्रोसिस कहते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो यदि लंग्स में फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन ज्यादा हो जाएगा तो लंग्स की इलास्टिक रिकॉइल की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, लंग्स एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो क्या सांस ले पाएगा आदमी, इसके फेफड़े खराब हो जाएंगे और इस मजदूर की जान चली जाएगी। तो क्या फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, क्या फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, नहीं। तो इसका भैया तरीका है कि प्रोटेक्टिव मास्क पहनाया जाए, भाई धूल अंदर ना जाए, बस मेन पर्पस तो ये है। तो इसको कैसे अवॉइड करोगे, तो इन इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, यूज प्रोटेक्टिव मास्क टू अवॉइड सिलिकोसिस। सिलिकोसिस को अगर अवॉइड करना है तो क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क पहनना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक ऐसा मजदूर है, ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां डेली पत्थर तोड़ा जाता है, घिसा जाता है। पत्थर तोड़ाई घिसाई के चक्कर में बहुत सारी धूल होती है, धूल में सिलिका होता है, वो बेचारा इनहेल करता रहता है। अब आज ऐसा तो नहीं कि केवल आज ही काम करेगा, आज भी इनहेल करेगा, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, रोज करेगा। तो जब लगातार इनहेल करेगा तो धीरे धीरे लंग्स में क्या होगा, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन परमानेंट बना रहेगा, हमारा डिफेंस सिस्टम उस धूल को बाहर नहीं निकाल पाएगा। अब लगातार अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस ऑफ लंग हो जाएगा, और रिजल्ट में क्या होगा, लंग्स का डैमेज, और इसकी क्या होगी, डेथ। तो करना क्या चाहिए, सारे मजदूरों को क्या देना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क। चलो एनसीईआरटी खोलो। बताओ
अस्थमा में कौन सी दिक्कत होती है? डिफिकल्टी इन क्या हो जाता है? वेजिंग। क्यों हो जाता है? इन्फ्लामेशन। कहाँ हो जाता है, कहाँ नहीं होता है? ट्रेकिया में। ठीक है। एम्फाइसेमा एक्यूट है कि क्रोनिक? जिसमें एल्व्यूलर वाल क्या है और जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, और मुख्य कारण क्या है? सिगरेट। ये मुख्य है, कारण और भी हैं। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कुछ ऐसी इंडस्ट्री जहां पत्थर तोड़ा जाता है या पत्थर घिसा जाता है तो क्या बनेगी? डस्ट बनेगी, और डिफेंस मैकेनिज्म इसको पूरी तरीके से कोप नहीं कर पाएगा। लंबा एक्सपोजर, बहुत दिनों तक लंबी वो लेते रहे सिलिका तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग। फिर क्या होगा? फाइब्रोसिस ऑफ लंग, और फिर सीरियस लंग डैमेज। फाइब्रोसिस क्या है? ब्रैकेट में लिखा है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ऐसे वर्कर को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्टिव मास्क। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, एक काम करिएगा,